ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है पॉलिटी दैट इज़ जीएस पेपर 2 के अंदर, वो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। सो अपने पास एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? 5 चीज़ें आती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और अटर्नरी जनरल आता है, ठीक है। ये 5 चीज़ें आती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की, क्योंकि इसी मंथ में क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो थी हमारी कौन सी, द्रौपदी मुर्मू, है ना, थी नहीं, नया प्रेसिडेंट बनी। ओके, सो द्रौपदी मुर्मू वॉज सॉर्न इन एज दी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसके लिए अपने पास सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन बने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, उसके पावर्स क्या है, उसका रिमूवल कैसे होता है, ये सब चीज़ें बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो ये जो क्वेश्चन है वो मेंस से रिलेटेड है, मतलब मेंस में क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। सो डिटेल क्या है, डिटेल में हमारे पास मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट का डिटेल मतलब क्यों पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ पे, ये इसलिए बात की गई है। मतलब हमको पता है कि द्रौपदी मुर्मू बिकेम द सेकेंड वुमेन टू ऑक्यूपाई द कंट्रीज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दैट इज द प्रेसिडेंट। ओके, उसके बाद एंड शी वॉज ऑल्सो द यंगेस्ट प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज़ ओनली ऑफ 64 ईयर्स, इसकी बात कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात अगर करें तो जब हम बॉडी में बात करेंगे, सम पॉइंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन में हम बात यही करेंगे, है ना, कि प्रेसिडेंट कौन होता है। तो इसके इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इंडियन प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना चाहें तो यहाँ पे ये वाला लाइन बहुत ज़रूरी है। ओके, द प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज द सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, और हेड ऑफ द स्टेट पूछा है, प्रेसिडेंट है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। ओके, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उसके अंदर वो किसके अंदर आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर। मैंने बात की, मैंने यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर 5 चीज़ें आती है, कौन कौन सी? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑडिटर जनरल, सॉरी अटर्नी जनरल। ये 5 मेंबर्स होते हैं किसके? यूनियन एग्जीक्यूटिव के। और जो मैटर्स हैं दैट इज प्रेसिडेंट के जो भी मैटर्स हैं वो सब आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 में मैंशन है, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो किसके अंदर आता है? पार्ट 5 के अंदर आता है। जैसे पार्ट 4 के अंदर कौन आता है? डीपीएसपीज आते हैं। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स आता है। पार्ट 1 के अंदर क्या आता है? यूनियन टेरिटरी आता है। पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप आता है। उसी प्रकार पार्ट 5 के अंदर क्या आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है। तो जो प्रेसिडेंट है एक बार अगर वो इलेक्ट कर दिया गया उसके बाद वो ऑफिस में कितने साल तक रहता है? 5 ईयर्स तक। ओके, सो बात करते हैं अब क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन किसकी? क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट इन इंडिया, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो सिटीजन होना चाहिए, कम से कम 35 साल की उम्र वाला होना चाहिए। ओके, सो 35 ईयर इज द मिनिमम एज दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ही और शी शुड क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट में क्या है? वो भी आदमी जो कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लायक है वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, और कोई भी मेंबर जो कि लोकसभा का मेंबर बनने के लायक है वो क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है। उसके बाद एक और क्राइटेरिया है कि ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जैसे सपोज कोई आदमी है जो कि पहले से पार्लियामेंट का मेंबर है, मतलब सपोज पहले से वो लोकसभा का एमपी है, क्या वो प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के फॉर्म में नहीं, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये लोकसभा। बहुत सारे जैसे जगह हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आते हैं, बट यहाँ पे एग्जांपल की तरफ बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट की जैसे कोई भी पोस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट है, तो उसको पहले मतलब प्राइम मिनिस्टर या फिर लोकसभा कोई भी मेंबर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि को हम क्या करना चाहते हैं? प्रेसिडेंट को इलेक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो न्यूट्रल रहता है, वो किसी पार्टी को नहीं जानता। लेकिन अगर वो किसी मेंबर का है, मतलब किसी पार्टी का मेंबर है, तो वो एक तरह से क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो ये सब क्या हो गए? ये सब क्वालिफिकेशन हो गए टू बिकेम प्रेसिडेंट इन इंडिया। उसके बाद इलेक्शन होता कैसे है?
ओके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है इसकी बात करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ऐसा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो इनडायरेक्ट है, तो भाई प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट होता है। उसका मतलब क्या है, जब सपोज प्राइम मिनिस्टर का नहीं, मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन है वो तो कैसे होता है, वो इनडायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट होता है? डायरेक्ट होता है। लोग जाते हैं, वोट करते हैं, उसी से एमपी बनते हैं, और एमपी में से किसी को, मतलब लोकसभा का एमपी में से किसी को प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिया जाता है। मतलब ये क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है। सरपंच का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, लोग जाते हैं, वोट करते हैं और सरपंच का चुनाव हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता प्रेसिडेंट के केस में। प्रेसिडेंट में आप जाके वोट नहीं करते किसको प्रेसिडेंट बनाना है। यहाँ पे जो आपने इलेक्ट किए हैं, जो हमने इलेक्ट किए हैं, वही क्या करते हैं, जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। मतलब इट इज़ एन इनडायरेक्ट, है ना। बीच में जो, जैसे हमने क्या किया, पीपल्स ने इलेक्ट किए अपने इलेक्टेड मेंबर्स, और यही इलेक्टेड मेंबर ने क्या किया, प्रेसिडेंट को जाके इलेक्ट किया। सो ये इनडायरेक्ट है। यहाँ से यहाँ के बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। बट ये बीच में क्या है, इनडायरेक्ट है। बीच में कोई इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं, इसीलिए तो क्या होता है, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, इसीलिए तो क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ऑल्सो हमने बोला एमएलएस भी जो होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमएलएस ही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। ये कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन कर रहे हैं ना, तो हम इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो इलेक्टेड लोग हैं वही इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। तो क्या हमने राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स को हमने इलेक्ट किया, नहीं किया, तो क्या वो वोट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा है। इसलिए क्या है, हमेशा इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएस एंड इलेक्टेड एमएलएस ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। तो यहाँ पे इलेक्टेड बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन दैट टेक प्लेस। ठीक है, उसके बाद कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या होते हैं वो हमने बोला कि भाई जो डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। ठीक, सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन होते कैसे हैं। इलेक्शन इज, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन is conducted in accordance with the system of proportional representation, by the means of single transferable vote through secret ballot। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, with the system of proportional representation, by the means of what, single transferable vote and through secret ballot। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, किस मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड थ्रू सीक्रेट बैलेट। ओके, सो ये लाइन याद होनी चाहिए, विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट। ऐसा होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब वो एग्जीक्यूटिव में पढ़ना होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है, जैसे फर्स्ट पास दी पोस्ट होता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम होता है फॉर दी एमएलए इलेक्शन, जिसमें क्या है, कोई ए आदमी है, कोई बी आदमी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई ए आदमी है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपना में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि हाँ पहले नंबर में चार मेंबर्स हैं, उसमें से हमारे पास पहला नंबर में मैं किसको चाहता हूँ कि यार सबसे पहले ये मतलब सबसे ज़्यादा काबिलियत इसके पास है, तो उसको 1 नंबर दूंगा। उसको थोड़ा सा कम काबिलियत, उसको 2 नंबर दूंगा। उससे थोड़ा सा और कम काबिलियत, उसको 3 नंबर दूंगा। बाकी जो सबसे कम काबिलियत रखता है प्रेसिडेंट बनने का, उसको 4 नंबर दूंगा। तो उसमें प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। ऐसा नहीं होता कि इसको मैं वोट दे दिया, वोट नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में नंबरिंग देनी पड़ती है कि कहाँ कौन सा ज़्यादा लायक है, उस प्रकार से, है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब अगर पहला नंबर वाला जो था वो हट गया, मैंने सपोज किसी को पहला नंबर वोट दिया था और वो सबसे कम कोई और उसको पहला नंबर दे ही नहीं रहा है, तो वो हट गया। तो जो मेरा पहला नंबर का जो मैंने जो दूसरा नंबर दिया था उसको पहला नंबर बोल दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट ये इसको थोड़ा समझना पड़ता है, तो उसको कभी देखेंगे। और सीक्रेट बैलेट में तो किसी को बताना नहीं होता है। ठीक, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है ना, कोई भी डाउट या फिर डिस्प्यूट जो होता है इलेक्शन के दौरान, उसको सॉल्व कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। याद रखना, यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इलेक्शन करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन। बट जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं उनको देखता कौन है, उनको सुप्रीम कोर्ट देखता है। अगर कहीं डिस्प्यूट हो गया विथ रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे जो इसको सुलझाएगा कौन, यहाँ पे सुलझाएगा इसको सुप्रीम कोर्ट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, जो कि वोटिंग करते हैं। यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन आता है, मैंने बोला ना, इलेक्टेड मेंबर्स। हमेशा याद रखना, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ही आएंगे,
नॉमिनेटेड का कोई रोल नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ व्हाट, पार्लियामेंट, दैट इज एमपीज, ओके, जिसमें राज्यसभा लोकसभा आता है। एमएलए सब स्टेट के जो कि इलेक्टेड हैं, ठीक है, और एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडुचेरी, मतलब एमएलए ऑफ दिल्ली पौंडुचेरी भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सब चीज़ क्या है, इलेक्टेड है। यहाँ पे आना इट इज़ इंपॉर्टेंट कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यू है वो भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से एमपी के जो वोट्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सेम होते हैं वोट्स हर आदमी के, बट एमएलए के जो वोट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ही बिलोंग, है ना। तो उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं कि हाँ कौन से एमएलए का कितना वोट होगा, तो इसको एक वैल्यू इसको निकाला जाता है बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा गलत है, ओके। सो इस फॉर्मूला में क्या है, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इंटू 1/1000। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, वोट ऑफ एन एमएलए निकालते हैं। उसके बाद एमपी का वोट कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट अपॉन टोटल मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल एमएलए वोट अपॉन नंबर ऑफ एमपीज, दिस इज द वोट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, ठीक, ओके। उसके बाद पावर्स की बात करेंगे। पावर्स से पहले हम थोड़ा सा चीज़ देखेंगे कि ओथ्स एंड अफर्मेशंस बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ओथ्स, शपथ, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। याद रखना जो सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स की बात की गई है ना, हाईएस्ट पेइंग ऑफिस कौन सा है, जिसमें प्रेसिडेंट 5 लाख सैलरी है उसकी पर मंथ, ओके। सो यहाँ पे सैलरीज जो है वो शेड्यूल नंबर 2 के बाद 2 के अंदर मेंशन है। उसके बाद ओथ जो है वो शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशंस, ओके। सो ऑफिस में एंटर करने से पहले उसको एक शपथ लेना पड़ता है। शपथ में हम उसको हेड कौन करता है, ठीक है ना। इसका ओथ को कौन देखता है, इसके ओथ को देखता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं है किसी भी कारण से तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो इसको देखते हैं, ठीक। उसके बाद इसके ओथ में ये बोलता क्या है, इसके ओथ में ये बोलता है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस एंड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉ, ठीक है। तो किसकी किसकी बात करता है, पीपीडी की बात करता है। पीपीडी का मतलब है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस एंड to devote himself to the service and well-being of the people of India. To devote himself for what? To devote himself for the service and well-being of the people of India. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद हम बात कर चुके हैं ओथ्स की, क्वालिफिकेशन की बात कर लिए, इलेक्शन की बात कर लिए। अब बात करते हैं पावर्स की। पावर्स ऑफ हूँ, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पावर्स भी बहुत सारे तरह के डिवाइड किए गए हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, है ना, डिप्लोमेटिक पावर, फाइनेंशियल पावर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर की। सो एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहले पावर ये है कि ऑल दी एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो किसके नाम पे लिया जाता है, इट इज टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। सेकेंड, प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द order and other instrument made and executed in their name shall be authenticated। मतलब मेरे नाम से कुछ भी सपोज मान लो कि मैं प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ भाई मेरे नाम से कौन कौन सी चीज़ें पास कर सकते हो, मेरे नाम से कौन कौन सी चीज़ें मेरे नाम पे तुम बोल सकते हो, ओके। ये हो गया इस पॉइंट का मतलब। थर्ड, प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एलोकेशन ऑफ स्टेट बिजनेस अमॉन्ग अदर मिनिस्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नियम बनाता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ स्टेट बिजनेस अमॉन्ग द मिनिस्ट्रीज और अमॉन्ग द मिनिस्टर्स।
ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, बार इसको प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि बताओ भाई प्रेसिडेंट्स का एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन कौन सा है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। ओके, उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बट किसके कहने पे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहने पे। एंड जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। प्रीलिम्स में क्या होता है, बार बार यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, मतलब ऑल दी मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस अंडर द प्राइम मिनिस्टर बोल कंफ्यूज करते हैं। नो, दे होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसको तो मेंस में लिख ही सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में, बट प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। प्रेसिडेंट क्या करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अटॉर्नी जनरल तो करता ही करता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के बाद कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स, उसके बाद चेयरमैन ऑफ UPSC, उसके बाद गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, उसके बाद मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो इन चीज़ों को कौन अपॉइंट करता है, दिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, सो दिस आर ऑल दी, दिस आर दी एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। इसमें भी और क्या क्या आते हैं, द प्रेसिडेंट कैन मैंडेट द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच इज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। मतलब ये बोलता है प्रेसिडेंट किसको, प्राइम मिनिस्टर को, कि देख भाई तेरा कोई भी मेंबर अगर कोई भी डिसीजन लिया है तो उसको तेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा, नहीं बताया तो बता दे। कि प्राइम मिनिस्टर को हर चीज़ प्रेसिडेंट को बतानी पड़ती है, तो प्राइम मिनिस्टर किसी को छुपा नहीं सकता, बट किसी से छुपा सकता है बट प्रेसिडेंट से नहीं छुपा सकता कोई बात। तो प्रेसिडेंट को पता चला कि इसने भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताया नहीं है, हाँ तो वो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि देख भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी बात को बता दे, ठीक है। सो दिस आर ऑल व्हाट, दिस आर ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर की, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या आते हैं, द प्रेसिडेंट कैन समन, समन मतलब बिगिन, और प्रोरोग, प्रोरोग मतलब एंड, द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है ना। बुला सकता है, चालू कर सकता है और बंद कर सकता है, बिगिन कर सकता है, एंड कर सकता है, किसको, पार्लियामेंट। एंड ही और शी कैन डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक। एंड पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग, जैसे किसी चीज़ में डेडलॉक है ना, ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, मनी बिल में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, मतलब ऐसा कहीं भी डेडलॉक आ गया तो वो जॉइंट सिटिंग बुला सकता है, ठीक। एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। हर इलेक्शन होने के बाद जो पहला सेशन होगा उसको कौन एड्रेस करेगा, उसको एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट। एंड ऑल्सो फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल के पहले सेशन को कौन एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट। और क्या पावर है, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल। लेजिस्लेटिव पावर में और क्या क्या पावर है, ओके, ही अपॉइंट द मेंबर ऑफ द लोकसभा हु, ओके, ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा। मतलब समझना कि सपोज एक गाड़ी था, वो गाड़ी में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जा रहे थे लोकसभा के, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए, दोनों मर गए, तो उसके बाद कौन बनेगा यार, डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर, ऐसा कौन डिसाइड करेगा, ऐसा प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। सो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फॉल वैकेंट, ओके। उसके बाद क्या है लेजिस्लेटिव पावर, है ना, ही और सी नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, है ना, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। कहाँ से जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के 12 होते हैं, और वो डिफरेंट फील्ड से होते हैं। जैसे फील्ड में कौन कौन से, लिटरेचर, दे आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। 4 फील्ड से उसको 12 मेंबर नॉमिनेट करने पड़ते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को। कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर। कौन कौन सी फील्ड से, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। और बहुत सारे पावर्स हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, जिसको हम लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं, जिसमें क्या आता है ना, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल। कौन कौन से बिल्स हैं जिसमें किसकी जरूरत पड़ती है, पहले से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, प्रेसिडेंट की बिल्स। जैसे कि हमारे पास द बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द बिल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द अल्टरेशन ऑफ स्टेट और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ऐसे कौन कौन सी बिल्स जो कि क्या मांगते हैं, एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी
कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया, CFI से अगर हमको एक्सपेंडिचर करना है तो ऐसे बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हमको क्या चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए, किसका, प्रेसिडेंट का। और कौन कौन सा बिल दैट इज फॉर द अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री को चेंज करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई सा बिल इंट्रोड्यूस करना है, सो उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, किसका, प्रेसिडेंट का। और भी बहुत सारे हैं, है ना। व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जब प्रेसिडेंट के पास भेजा, कोई भी बिल को पास कर लिया सपोज किसने, पार्लियामेंट ने, तो अब क्या क्या ऑप्शंस हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, है ना। तो पहला ऑप्शन ये है कि ही कैन गिव हिज असेंट, ठीक है भाई, पहला ऑप्शन ये कि हाँ बोल सकता है कि बिल्कुल सही है, ही कैन गिव हिज असेंट। दूसरा, नहीं भाई मैं तो मानता नहीं हूँ, बिल अच्छा नहीं है, विथ होल्ड हिज असेंट। और तीसरा, अरे भाई देखो थोड़ा वापस कुछ गलतियाँ हैं इसके अंदर, इसको थोड़ा सुधारो। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता कि इस केस में, मनी बिल के केस में, तो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं बोल सकता मनी बिल के केस में कि यार थोड़ा इसमें गलती है, इसको सुधारो, ऐसा नहीं बोल सकता, है ना। हावेवर अगर तो 1 2 3 ऑप्शन है किसके पास, प्रेसिडेंट के साथ, सॉरी प्रेसिडेंट के पास अगर कोई भी बिल उसके पास आता है, ही कैन गिव हिज असेंट, he can withhold his assent and he can return the bill if it is not a money bill। अगर इसने फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा पार्लियामेंट में और वापस से अगर पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, तो उसको असेंट देना ही पड़ेगा। ही हैज़ टू गिव हिज असेंट, मतलब ये बाइंडिंग है, अगर वापस से पास हुआ तो वो बाइंडिंग है कि प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा। बट एक डिफरेंस है किसके बीच में, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में, कि हाँ यहाँ पे गवर्नर के, सपोज प्रेसिडेंट के नाम पर अगर हम यहाँ पे गवर्नर डाल दूँ तो मतलब क्या है, गवर्नर के पास भी 3 चीज़ है। अगर कोई भी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर पास किया, कोई भी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर पास किया, तो अगर वो गवर्नर के पास फिर जाता है तो गवर्नर क्या कर सकता है वहाँ पे, ही कैन गिव हिज असेंट, ही कैन विथ होल्ड हिज असेंट एंड ही कैन रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। ठीक है, रिटर्न कर दिया, उसके बाद स्टेट ने अगर फिर से पास किया तो हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट, बट इट इज नॉट बाइंडिंग, है ना, टू दी गवर्नर। यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, मतलब मेन डिफरेंस क्या, यहाँ पे इस जो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर में एक डिफरेंस ये है कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि डिस्क्रिशन है ना, एक डिस्क्रिशन ज़्यादा किसके पास है, गवर्नर के पास है। भाई वो चाहे तो चाहे तो गिव हिज असेंट, नहीं तो नहीं चाहे तो विथ होल्ड हिज असेंट। ठीक है, सो ये डिफरेंस है, यही तो दिया है। इसके बाद अगर गवर्नर केस में हुआ तो ही कैन ऑल्सो गिव हिज असेंट, ही कैन ऑल्सो विथ होल्ड हिज असेंट और ही कैन ऑल्सो रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। बट अगर यहाँ पे अगर वापस से पास किया स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको, सो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी। मतलब जो गवर्नर होते हैं ना, कुछ बिल्स को रिजर्व करता है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट को फिर से उसने भेजा, ठीक है, तो क्या वो प्रेसिडेंट का ऑब्लिगेटरी है, क्या प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में कहा था गवर्नर नहीं, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर में डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के ही पावर में डिफरेंस, क्योंकि स्टेट को छोटा मानता है। भाई छोटा सा स्टेट है भाई, तेरी बात को मैं मानूंगा क्या, मैं तो पार्लियामेंट की बात को मानूंगा। वो प्रेसिडेंट है भाई, है ना, इज होल्डिंग दी, ही और सी इज होल्डिंग दी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन द कंट्री, तो वो छोटा मोटे स्टेट की बात नहीं मानता। अरे भाई मेरी मर्जी भाई, लेकिन स्टेट और पार्लियामेंट को नहीं बोल सकता, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो भी बहुत स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, तो उनकी बात को मानना ही पड़ जाता है। बट स्टेट वालों की बात को मानो नहीं आना मेरी मर्जी, ऐसा बोल के क्या करता है। सो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट इवन इफ द बिल इज अगेन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट अगेन फॉर टू हिम फॉर हिज कंसिडरेशन बाय हूम, बाय द गवर्नर। ये हो गया डिफरेंस, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से और बोले तो स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से, दोनों में जो बिल सेंड करता है वापस से, उसमें डिफरेंस। उसके बाद प्रेसिडेंट का एक और पावर है लेजिस्लेटिव पावर के अंदर जो आता है, दैट इज दी पावर टू प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। ओके, जब ऑर्डिनेंस का प्रमोलगेट करता है प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस तब प्रमोलगेट करता है प्रेसिडेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, तो कोई भी इमरजेंसी आ गई, भाई पार्लियामेंट सेशन में नियम नहीं बन पा रहा है, तो कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो कोई भी नियम, जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो कुछ नियम बनाना पड़ा, तो नियम बना दिया। ठीक है, सो नियम जब बना दिया तो उसको, लेकिन ऐसा है कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो एक तरह से लॉ ही है, बट इसके भी अप्रूवल चाहिए। किसकी अप्रूवल चाहिए, इसको भी पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। तो सपोज आज से क्या किया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो आज से 6 महीने तक चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम गेप फॉर दी बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इज 6 मंथ। ठीक है, सपोज 6 महीने बाद हमने जस्ट ऑर्डिनेंस जो है ना प्रेसिडेंट ने, आज खत्म हुआ सेशन,
ठीक है ना। सपोज मानसून सेशन आज खत्म हुआ और आज शाम को क्या कर दिया, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, ठीक है। तो आज से अगले जो सेशन होगा बैठेगा 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद जैसे कोई भी 6 महीने बाद अगर सपोज विंटर सेशन बैठा, तो उस 6 महीने के बाद से जिस दिन बैठेगा ना विंटर सेशन, उस दिन से मैं 6 हफ्ते गिनूंगा। सो 6 मंथ प्लस 6 वीक, ये मैक्सिमम क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एन ऑर्डिनेंस, क्योंकि 6 वीक के अंदर क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट को इस ऑर्डिनेंस को क्या करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है। अप्रूव कर दिया तो ऑर्डिनेंस नहीं रहा, वो लॉ बन गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद जो रिपोर्ट्स होते हैं CAG के, दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो UPSC के चेयरमैन है उसका रिपोर्ट हो गया, फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट हो गया, ठीक है। ये सबको पार्लियामेंट के सामने रखता कौन है, ये सबको पार्लियामेंट के सामने रखता कौन है, ये सबको पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट रखता है, ठीक है। ये भी इसका पावर है, किसके अंदर, लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर। ओके, हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात कर ली प्रेसिडेंट के, हमने लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर ली प्रेसिडेंट की। अब बात करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो फाइनेंशियल पावर में हमने बात की मनी बिल की। मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है, ठीक है। सो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली आफ्टर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और समझना यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि देखो, मैंने यहाँ पे ऊपर में बोला ना कि ही कैन नॉट रिटर्न द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन इन द केस ऑफ मनी बिल। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले से इजाज़त चाहिए। इजाज़त किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की चाहिए। तो अगर उसने पहले इजाज़त दे दिया है, फिर बाद में कैसे बोल सकता है यार कि मैंने इजाज़त नहीं दिया है ना, वापस से देखो। तो इसीलिए जब मनी बिल होता है तो मनी बिल के केस में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही प्रेसिडेंट का क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सहूलियत लेना पड़ता है, उसकी मर्जी लेनी पड़ती है, ठीक। इसीलिए प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड दी मनी बिल बैक फॉर रिकन्सिडरेशन। सो ये हो गया पहला फाइनेंशियल पावर। दूसरा फाइनेंशियल पावर जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो किसको पेश करता है, बजट को पेश करता है। बजट को पेश तो करता है, बोलता कौन है इसको, है ना। मतलब समझना बात को कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको रीड करता है बजट डॉक्यूमेंट को, दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो रीड करता है ना, किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे। ओके, एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए, किस लिए, डिमांड फॉर ग्रांट। अगर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन अपना कंसिडरेशन नहीं दिया, अपना रिकमेंडेशन नहीं दिया, तो कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं मेट किया सकता। अभी क्या होता है, गूगल करना डिमांड ऑफ ग्रांट क्या होता है। प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सेन एक्सपेंडिचर। सपोज पाकिस्तान ने अभी हमको हमला कर दिया, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है, तो हम पार्लियामेंट को सीधे बोलेंगे भाई पार्लियामेंट जल्दी कोई भी लॉ, मतलब CFI से हमको पैसा निकालना है, जल्दी लॉ पास कर। अगर नहीं हुआ तो सेशन में पार्लियामेंट, तो पाकिस्तान तो हम हमला कर देगा भाई, मिसाइल दाग देगा हमारे ऊपर। तो उस समय क्या है, बहुत सारे पैसे की जरूरत है, तो अचानक से पैसे जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो इमरजेंसी पर्पस के लिए जो फंड है हमारे पास, उससे पैसा निकालना है। तो उससे पैसा निकालने के लिए भी किसी की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो किसकी अप्रूवल चाहिए, प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। सो प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, ये हो गया फाइनेंशियल पावर। और फाइनेंशियल पावर में क्या है, एक चीज ये है कि ही कंस्टिट्यूट हु, सॉरी शी और ही कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन क्या करता है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है। रिकमेंडेशन किसके बारे में, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवेन्यू बिटवीन हुम, सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। 5 साल के लिए जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या किया जाता है, कंस्टिट्यूट किया जाता है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड अमॉन्ग द सेंटर एंड द स्टेट। इसको कंस्टिट्यूट किसने किया, प्रेसिडेंट ने किया। सो 5 हमने पास फाइनेंशियल पावर आ गए प्रेसिडेंट के। पहला तो मनी बिल, शॉर्ट में याद रखेंगे, शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। मनी बिल, बजट, डिमांड फॉर ग्रांट, ओके, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ओके, एंड फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बजट, मनी बिल एंड डिमांड फॉर ग्रांट, ये फाइनेंशियल पावर्स हो गए। उसके बाद जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल पावर ऑफ हुम, जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक। तो सबसे पहले तो जुडिशियल पावर में ये है कि ही अपॉइंट्स हुम, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। असलियत में तो वो कॉलेजियम अपॉइंट करता है, बट किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है। बस प्रेसिडेंट में थप्पा लगाता है कि हाँ भाई ये प्रेसिडेंट, ये नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी ये नया सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। तो ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये जुडिशियल पावर नंबर 1। उसके बाद जुडिशियल पावर नंबर 2 ये है कि कोई भी एडवाइस, जैसे कि हमने बोलता है एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन जो है,
एडवाइजरी ज्यूरिस GURICDI एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दैट इज अंडर आर्टिकल 143 जो कि किसको पावर देता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो कोई भी चीज़ पूछ सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, है ना, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट को नहीं पता था भाई चीज़ के बारे में, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसके पास इतनी पावर दे चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इतना पावर दिया है कि वो पूछ सकता है किसको, सुप्रीम कोर्ट के, भाई बता तो यार सुप्रीम कोर्ट तेरे को लगता क्या है, ये नियम सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, तो पूछ सकता है, एडवाइस मांग सकता है, एडवाइस मांग सकता है, ऐसा नहीं इट इज नॉट बाइंडिंग, एडवाइस मांगा, अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि उस एडवाइस को ले या ना ले। So this advisory jurisdiction under Article 143 of the Indian Constitution is not binding on the President। ठीक है, तो ये जुडिशियल पावर के अंदर आता है किसका, प्रेसिडेंट का। तो दो जुडिशियल पावर देख लिए, पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, और हमने देखा कि कैसे ही हैज पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद और भी इसके पास क्या है, जुडिशियल पावर्स हैं, जैसे कि ही कैन ग्रांट पार्डन, मतलब किसी को भी, पार्डन का मतलब क्या होता है, फ्री कर देना, पार्डन मतलब फ्री कर देना, सारे दोस्त माफ, ओके। सो ही कैन पार्डन ही एनी पर्सन, ही कैन रिप्राइव, ही कैन रेस्पाइट, ही कैन, अब बताओ भाई पार्डन मतलब फ्री टू गो, पार्डन मतलब फ्री टू गो, रिप्राइव, रिप्राइव मतलब क्या होता है, टेम्पररी स्टे, सपोज किसी आदमी को आज फांसी होने वाली थी, ठीक है, आज फांसी होने, कल सपोज किसी को कल फांसी होने वाली थी, तो प्रेसिडेंट चाहे तो ये बोल सकता नहीं भाई इसका हालत ठीक नहीं है, इसका तबीयत ठीक नहीं है, इसको चलो 5 दिन बाद फांसी दिया जाए। सो ही कैन पार्डन मतलब पूरा मुफ्त, भाई तू बिल्कुल तू निर्दोष है, भाग यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दिया दी, सपोज किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, फांसी की सजा दे दी, लेकिन प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो फांसी की सजा को भी, जिसको फांसी की सजा मिलती है उसको भी मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा पावर जो है जुडिशियल पावर, ऐसा गवर्नर के पास भी है, बट ही कैन नॉट पार्डन एनीवन, बट प्रेसिडेंट कैन पार्डन, ठीक है। सो पार्डन का मतलब है छूट देना, पूरा फ्री टू गो। उसके बाद रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब टेम्पररी स्टे, टेम्पररी स्टे मतलब सपोज आज किसी का, कल किसी का फांसी लगानी थी, उसकी हालत ठीक नहीं है, तो उसको भी 5 दिन बाद फांसी लगा सकता है, ये किसकी मर्जी पे, प्रेसिडेंट की मर्जी पे। सो रिप्राइव एनीवन। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है लेसर सेंटेंस, मतलब है ना, सपोज मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है ना, वो बोल सकते हैं कि हैंडीकैप, तो उसको हालात को देख के, हाँ उसकी सज़ा तो जो गुनाह उसने किया है उस हिसाब से उसको 10 साल की सज़ा होनी चाहिए थी, बट उसकी हालात को देख के हमने बोला ठीक है भाई इसकी सज़ा ठीक नहीं है, इसका हेल्थ ठीक नहीं है, इसका कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसको हम कम चलो 5 साल की सज़ा देते हैं। सो इसको बोलते हैं रेस्पाइट। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पाइट। रिप्राइव का मतलब टेम्पररी स्टे, रेस्पाइव का क्या बोल रहा था मैं, हाँ, रिप्राइव का मतलब क्या है, रिप्राइव का मतलब है टेम्पररी स्टे, बट रेस्पाइट का मतलब है कम कर देना। रिप्राइव में कम नहीं किया जा रहा है, रिप्राइव में वही कंडीशन है, भाई इसको फांसी होनी थी तो फांसी ही होगी, बट रिप्राइव में क्या था, 5 दिन बाद फांसी होगी। बट रेस्पाइट में क्या है, रेस्पाइट में है कि कम सजा, कम दे दिया इसको, 10 साल की सजा नहीं, इसको 5 साल की सजा दे दी, ठीक। उसके बाद रेस्पाइट हो गया, रिप्राइव हो गया, पार्डन हो गया। रिमिशन, रिमिशन की पावर भी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। अब रिमिशन का मतलब क्या है, रिमिशन भी वही रेस्पाइट की जैसा ही है, बट रिमिशन और रिप्राइव में, रेस्पाइट में एक डिफरेंस है कि जो रेस्पाइट है वो हेल्थ के बेसिस में होता है, कोई भी कंडीशन के बेसिस में, बट रिमिशन जो है अपनी मर्जी से, प्रेसिडेंट को लगा यार ये तो लग रहा है कि थोड़ा सुधर रहा है इसका हालत, ये थोड़ा सा अच्छा आदमी बन गया है 5 साल के अंदर, तो ठीक है इसको सजा को 10 साल से 5 साल कर दिया जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल रिमिशन, है। रिमिशन में कम कर दिया क्योंकि उसने अच्छा व्यवहार दिखाया, उसने जो गुनाह किया था उसको पछतावा हो, यार गलत कर दिया था मैंने, गलत क्राइम किया था तो मेरे को उसको पछतावा हो, इसीलिए क्या किया प्रेसिडेंट ने चाहा तो हाँ ठीक है भाई तेरे को मैं छूट देता हूँ, तू 5 साल की जगह जेल काट ले 10 साल की जगह, ओके। दिस इज कॉल्ड रिमिशन। रिमिशन और रेस्पाइट में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम जैसा ही है रिमिशन और रेस्पाइट, बट रेस्पाइट इज ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, बट रिमिशन जो है उसकी मतलब समझ लीजिए भाई वो अच्छा काम कर रहा है, ओके। कम्यूट, कम्यूट का मतलब क्या है, कम्यूट का मतलब है सज़ा को कम करना, सज़ा का कम करना मतलब डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना। देखो भाई ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल मैटर्स हैं जो कि लॉ में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे बस थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, कम्यूट मतलब क्या होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, सॉरी डेथ सेंटेंस दिया गया था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा कम कर दिया। सभी सबकी पावर है, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास है। तो ये सब किसी भी केस में ये सब पावर उसके पास होती है, ठीक है। किसी भी केस में इसके पास ये पावर होती है, चाहे वो कोर्ट मार्शल के द्वारा क्यों ना हो,
ठीक है ना, कोई भी ऑफेंस किसी भी यूनियन लॉ के अगेंस्ट क्यों ना हो, या फिर ऐसा कोई भी केस हो जिसमें डेथ सेंटेंस उसको दे दिया हो, तो ये सब में प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि ही कैन रिप्राइव एनीवन, ही कैन पार्डन एनीवन, ही कैन रेस्पाइट एनीवन, ही कैन कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनीवन। ठीक, ये हो गया कौन सा पावर, ये हो गया जुडिशियल पावर्स। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द डिप्लोमेटिक एंड द मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर में क्या आते हैं, है ना, सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना इंटरनेशनली, वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, इट इज़ नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। It is negotiated and concluded on the behalf of whom? On the behalf of the President of India. कौन सी चीज़, all the international treaties and agreement जितने भी लिए जाते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, ये सब प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। किसके नाम पे लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ओके, बट दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम whom? दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। मतलब प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया कि हाँ भाई चलो हम पाकिस्तान के साथ ट्रीटी साइन कर लेते हैं, और साइन तो कर लिया, प्रेसिडेंट ने किया, मतलब उसके नाम पे किया, लेकिन असलियत में तो ये किसने डिसाइड किया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया था, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था, बट किसके नाम पे लिया गया, इसको प्रेसिडेंट के नाम पे लिया गया। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास मतलब प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया। हु रिप्रेजेंट इंडिया, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया। कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल फोरम के अंदर, इंटरनेशनल फोरम के अंदर, ठीक है। और यही वो आदमी है, यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जहाँ का जो मेंबर्स होता है, ओके, मतलब यही वो मेंबर है जो क्या करता है, ही सेंड्स एंड रिसीव डिप्लोमेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। दूसरे देश के डिप्लोमेट्स को रिसीव करता है, और हमारे देश के डिप्लोमेट्स के साथ हमारे देश के डिप्लोमेट को दूसरे देश भेजता है। डिप्लोमेट्स मतलब एम्बेसडर, IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, और जो हाई कमिश्नर्स होते हैं उनको ये सेंड करता है। कहाँ सेंड करता है, इंटरनेशनल फोरम में सेंड करता है, दूसरे देश में सेंड करता है। इट इज़ ऑल्सो डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है। सो ये दोनों क्या हो गया, ये सब डिप्लोमेटिक पावर हो गया, डिप्लोमेटिक पावर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मिलिट्री पावर की। मिलिट्री पावर में क्या आता है, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ व्हाट, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज, ठीक है। डिफेंस फोर्सेज में हमारे पास आती है आर्मी, हमारे पास आती है नेवी, हमारे पास आते हैं एयरफोर्स, क्योंकि ये तीन चीज़ों का ये हेड होता है, ये सुप्रीम कमांडर होता है, ये सबसे ऊपर में है। उसके बाद ये क्या करता है, ही अपॉइंट्स whom, he appoints the chief of army, he appoints the chief to navy, he appoints the chief to, he or she sorry, he appoints फिर he or she appoints the chief to army, he or she appoints the chief to navy, he or she appoints the chief to air forces। इसलिए तो मैंने बोला प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ व्हाट, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो ये लड़ाई घोषित कर देता है ना, लड़ाई घोषित करता है, लड़ाई कंक्लूड करता है, ठीक है। जैसे हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई किया था 1965 में, तो उसको कौन बोला कि पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं हम लोग, प्रेसिडेंट ने बोला सबको। सो ही डिक्लेयर्स वॉर एंड ही कंक्लूड पीस, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम होम, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोलेगा तभी तो बोलेगा भाई कि लड़ाई खत्म, तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है लड़ाई खत्म, लेकिन पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता लड़ाई खत्म, प्रेसिडेंट बोलता है लड़ाई खत्म। ये हो गया डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स की। किसके पास है, इतने सारे पावर्स हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। बाय द वे इट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ इंडिया, तो इतने सारे पावर होने जरूरी ही हैं, ओके। सो और सैलरी भी 5 लाख मिलती है, इतने सारे पावर है, इतने सारे काम करना है, इसी से 5 लाख सैलरी मिलती है, बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इतनी सैलरी नहीं मिलती पर मंथ, नॉट पर एनम, ओके। सो उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं इमरजेंसी के समय, जिसमें हम आर्टिकल 352 की बात करते हैं, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, आर्टिकल 356 और 665 जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल। उसके बाद आर्टिकल 360 जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो ये सब चीज़ को भी कौन डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इमरजेंसी पावर। उसके बाद कुछ वीटो पावर भी हैं, वीटो मतलब खुद की मर्जी पे। सो सम वीटो पावर आर ऑल्सो देयर विद द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, खुद की मर्जी पे, ओके। तो वीटो पावर के अंदर आता क्या है, वीटो पावर मतलब ऐसा पावर जिसमें क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन विथ होल्ड द बिल, ओके। सो द प्रेसिडेंट हैज़ द वीटो पावर ओवर बिल पास बाय द पार्लियामेंट, दैट इज ही कैन विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल। मतलब मर्जी है भाई, मैं नहीं साइन करूँगा, बोल दिया प्रेसिडेंट ने, मैं साइन नहीं करूँगा। अब क्यों साइन नहीं किया, है ना, क्यों साइन नहीं किया भाई, क्योंकि कोई भी ऐसा बिल हो सकता है, ये जो वीटो पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इट इज़ क्यों, ये 2 कारण हैं, 2 रीजंस। पहला तो भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी चाहे तो
कोई भी गलत नियम पास कर सकता है पार्लियामेंट चाहे तो. सो टू प्रिवेंट एनी हास्टी और इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट ही हैज सर्टेन वीटो पावर्स. ओके, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द लेजिस्लेशन विच आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट हास्टी मतलब बेबुनियाद के जो नियम बनाते हैं ना, बिना मतलब के अपने फ़ायदे के लिए नियम, है ना, कि सबकी सैलरी बढ़ा दो एमपी की, है ना, 2 लाख कर दो सबकी सैलरी. तो ये सब क्या है, ये सब दिस आर व्हाट वी कॉल इल कंसिडर लेजिस्लेशन, है ना. सो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए प्रेसिडेंट बैठा है. ओके, सो ही कैन विथहोल्ड इट्स असेंट. इट इज़ व्हाट वी कॉल वीटो पावर इन दिस मैटर्स. ऑल्सो इसके पास और भी बहुत सारे वीटो हैं प्रेसिडेंट के पास, जिसमें एब्सोल्यूट वीटो आता है. एब्सोल्यूट वीटो मतलब क्या है, वो चाहे तो उसको नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा बोल दिया, है ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो. सस्पेंसिव वीटो में ना वो तो साइन नहीं करूँगा बोलता है, लेकिन उसको फिर से अगर रिसाइन किया, है ना, मतलब उसको साइन नहीं किया, ठीक है, बट अगर उसी बिल को ज़्यादा मेजोरिटी के साथ इसने पास कर दिया पार्लियामेंट में, तो उसको साइन करना पड़ जाता है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल सस्पेंसिव वीटो. और पॉकेट वीटो, वो उसने साइन भी नहीं किया और उसने बोला भी नहीं कि मैं इसमें साइन नहीं करूँगा, रख दिए जेब में, पता ही नहीं है पार्लियामेंट वालों को भाई चाहता है क्या है, तू कुछ नहीं बता पाया. सो नो एक्शन, अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो. सो दिस आर ऑल वीटो पावर विद द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस, कि प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे करते हैं. सो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, इसको प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है बहुत बड़ा पोजीशन है, इसके लिए छोटी मोटी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो इसके लिए अच्छी सी इज्जतदार भाषा बनानी पड़ती है अपने को. सो वी कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, है ना, इम्पीच कर सकते हैं उसको, रिमूव नहीं कर सकते. रिमूव थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है भाई प्रेसिडेंट, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्पीच करते हैं, इसको रिमूव नहीं करते, बेइज्जती हो जाएगी. रिमूव करते हैं बोलेंगे प्रेसिडेंट की तो बेइज्जती हो जाएगी. सो वी कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि प्रेसिडेंट ने बोला था ही शैल प्रिजर्व पीपीडी बोला था ना, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर इसने क्या किया, वायलेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को खुद, तो इसको रिमूव कर दिया जा सकता है. सो यहाँ पे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का मतलब हो क्या, ठीक है ना. ग्राउंड दिया है कि हाँ भाई प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट कौन सी मैटर्स है जिसको हम वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई उसने बोल दिया हेलो हाय बोल दिया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है बोल के, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लिखा है कि हाँ हाय हेलो अबे बोल दिया तो उसको वायलेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. गाली दे दिया तो उसको रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. सो ये ग्राउंड जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कहते किसको है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है. तो प्रोसेस की बात करते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट. हमने देख लिया था कि कैसे उसका इलेक्शन होता है बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, ओके, विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट. इस तरह से इलेक्शन होता है किसका, प्रेसिडेंट का. लेकिन जो रिमूवल है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. किसको रिमूव करना, प्रेसिडेंट को, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को. देखते हैं क्यों सबसे मुश्किल काम है प्रेसिडेंट को रिमूव करना. पहला, अगर हमको रिमूव करना है प्रेसिडेंट को, लोकसभा हैज़ टू इनिशिएट व्हाट, इनिशिएट द इम्पीचमेंट चार्ज. इम्पीचमेंट चार्ज जो होगा उसको इनिशिएट कौन करेगा, इम्पीचमेंट चार्ज को इनिशिएट कौन करेगा, इम्पीचमेंट चार्ज को इनिशिएट करेगा लोकसभा. ओके, और जब इनिशिएट करता है तो 1/4 ऑफ द मेंबर्स जो होंगे लोकसभा के वो इसमें राजी होने चाहिए, हाँ, कि हमको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है. 1/4 मतलब समझते हो 545 का 1/4, समझ रहे हो कितना नंबर है इसका, अराउंड 110. ये सब आसपास, चलो छोड़ो, कैलकुलेशन देखते हैं, अराउंड 130 के आसपास, ठीक. सो इतना बड़े नंबर को बोलना पड़ेगा कि हाँ हम इम्पीच करना चाहते हैं प्रेसिडेंट को, तो इज नॉट अ बिग डील. सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, तो ये बहुत मुश्किल काम है यार. ओके, ऑल्सो 14 डे नोटिस देना पड़ता है कि इसको प्रेसिडेंट को कि हाँ हम आपको रिमूव करना चाह रहे हैं. तो देखो इतने बड़ा इज्जतदार पोजीशन है प्रेसिडेंट का कि उसको बताना पड़ता है कि हम आपको इम्पीच करने जा रहे हैं. तो ये हो गया पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या है, द लोकसभा पासेस द इम्पीचमेंट चार्ज बाय 2/3 मेजोरिटी. 2/3 मेजोरिटी का मतलब समझते हैं, यहाँ पे 545 का 2/3 कितना होता है, 545 का 2/3 362. मतलब इतने मेंबर्स जो होंगे, इतना भाई तो लोकसभा में जनरली प्रेजेंट भी नहीं होते हैं हर दिन, तो इतने मेंबर्स हमको चाहिए टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, सॉरी टू पास द इम्पीचमेंट चार्ज फ्रॉम द राज्यसभा, सॉरी फ्रॉम द लोकसभा. ओके, इसके बाद ही किसके पास आता है ये, अगर लोकसभा से पास हो गया उसके बाद कहाँ जाता है ये,
इसको इसीलिए स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल मेजोरिटी। इसके बाद ये कहाँ आता है? राज्यसभा के पास। फॉर व्हाट? राज्यसभा के पास जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर इसके बाद जाता है राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा क्या करता है? राज्यसभा इसमें इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। अब राज्यसभा जो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो ये सिटिंग होती है ना, उसमें सिटिंग जो होती है इन्वेस्टिगेशन की, उसमें प्रेसिडेंट भी बैठ सकता है, उसमें प्रेसिडेंट भी बैठ सकता है। ओके, ही हैज़ द राइट टू सिट ऑन द इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जब राज्यसभा पास करेगा इसको, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी, यहाँ भी 2/3 ऑफ दी व्हाट? 2/3 ऑफ 245, जो कि कितना होता है? 164। तो इतने भी जनरली प्रेजेंट नहीं होते हैं हर दिन, तो इतने वोट्स पाना भी बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, सो इसके बाद प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। तो ये जो मैटर है ना, ये जो प्रोसेस है बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ओके, उसके बाद ये हो गया अपने पास पूरा आंसर लिखने का तरीका। कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, 250 मार्क में पूछेगा तो ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछेगा, 150 मार्क में पूछेगा ज़्यादा कम चीज़ें पूछेगा, ठीक है ना। इसमें से आपको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक साथ पूछ सकता है ना, फाइनेंशियल पावर एक साथ पूछ सकता है, जुडिशियल पावर एक साथ पूछ सकता है, डिप्लोमेटिक पावर एक साथ पूछ सकता है। तो अपनी मर्जी से एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन जो मैटर है कि हाँ इससे बाहर नहीं होगा, ये तैयार कर लिया हमने, तो कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम लिख पाएंगे। उसका जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट मियरली अ रबर स्टाम्प। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंक्लूड जब करेंगे तो हम बताएंगे कि नहीं, जो लोग सोचते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बस एक रबर स्टैम्प है, वैसा नहीं है। सो एक पॉजिटिव नोट में हम प्रेसिडेंट को जो है ना बताते हुए कि प्रेसिडेंट कोई मामूली चीज़ नहीं है, जो मामूली समझ रहे हैं लोग उतनी मामूली भी चीज़ नहीं है, इसके बारे में बता के हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट मियरली अ रबर स्टैम्प ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज क्रिटिसाइज बाय सर्टेन एक्सपर्ट्स। कुछ एक्सपर्ट ने बोला कि नहीं, बहुत लोग ये मानते हो कि रबर स्टैम्प है, नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला नहीं, ये सिर्फ रबर स्टैम्प नहीं है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग व्हाट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड ऑल्सो द लिबर्टी ऑफ सिटीजन, ठीक है ना। दो चीज़ को सेफ गार्ड करता है। क्या क्या चीज़ों को सेफ गार्ड करता है? पहला, इट सेफ गार्ड दी रूल ऑफ लॉ, और दूसरा इट सेफ गार्ड द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ नेशन। ओके, बिकॉज ही इज ओथ बाउंड, उसने शपथ ली थी। शपथ किस चीज़ की ली थी? ही इज ओथ बाउंड। ओके, ही और शी इज ओथ बाउंड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ही इज ओथ बाउंड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं।